लगभग 70 सालों तक सोवियत यूनियन एक ऐसी सुपर पावर थी जिसे कोई टक्कर नहीं दे सकता था। और जब मैकेनिकल माइंड की बात होती थी तो दुनिया को अपनी ताकत दिखाने में उन्होंने बहुत से एक्सपेरिमेंटल डिजाइन्स में इन्वेस्ट किया। लेकिन कुछ व्हीकल्स जो सोशलिस्ट स्टेट से आए थे वो एकदम दिमाग को हिलाने वाले थे, लेकिन गलत वजहों से। पंखों वाले किलों से लेकर टायर की जगह बड़े बड़े पेंच से चलने वाले ट्रक और यहाँ तक कि उड़न तस्तरी भी, सोवियत का कोई भी डिजाइन बहुत ज्यादा बेकार नहीं था। तो कस कर बैठो, अपने आप को संभालो, क्योंकि हम सोवियत के कुछ ऐसे क्रेजियस्ट व्हीकल्स देखेंगे जिन पर आपको भरोसा ही नहीं होगा कि ये असली हैं। The 2B1 OKA। सोवियत यूनियन में बड़ा हमेशा बेहतर होता है वाला आइडिया 2B1 OKA के बनने से बिल्कुल क्लियर हो गया था। ये बहुत ही बड़ा हुआ। एक्सपेरिमेंटल तोप के मॉडल को 1957 में डिजाइन किया गया था, जब कोल्ड वॉर अपनी चरम पर था। अमेरिका ने कुछ वक्त पहले ही अपना एटॉमिक एनी मोटर लॉन्च किया था, जो कि 280 mm के बड़े एटॉमिक गोले दाग सकता था, जिससे वो एक ऐसा वेगन बन गया था जो जरा छोटे न्यूक्लियर बॉम्ब शूट कर सकता था। इसके बदले में सोवियत सेना ने अपने खुद के दो खुद ही चलने वाले न्यूक्लियर तोप का सिस्टम बना लिया, और जैसा कि आपने शायद अंदाजा लगा ही लिया होगा, उनमें से एक बहुत ज्यादा इंसेन था 2B1 OKA। इस कैनन का बैरल डराने वाला 65 फीट लंबा था और दूसरी तरफ पूरा शेरमैन टैंक बस 20 फीट होता था। इस चौंका देने वाले साइज में बैरल 420 mm राउंड फायर कर सकता था, जिसका वजन 1650 पाउंड था, और वो 28 मील दूर एटॉमिक एक्सप्लोजन कर सकता था। अनफॉर्चुनेटली ओके के लिए उसकी बड़ी गन भी एक बड़ी प्रॉब्लम थी। एक बड़े पियानो से भी ज्यादा वजन वाले राउंड की वजह से, कैनन के मेहनत वाले लोडिंग प्रोसेस की वजह से ओके हर 5 मिनट में बस एक बार ही फायर कर सकता था। इसके अलावा उस बड़ी तोप के कैनन को संभालना पूरे व्हीकल के लिए बहुत मुश्किल काम था। स्टील की चेसेस हर शॉट में टूट जाती थी और यहाँ तक कि उसके गियर बॉक्स के भी टुकड़े कर देती थी। शुक्र है इस खतरनाक डिजाइन को 1960 के दशक में छोड़ दिया गया था, जब बड़ी गन्स ने बड़ी मिसाइलों के लिए रास्ता खोल दिया था। लेकिन भले ही इसका इस्तेमाल कभी भी लड़ाई में नहीं किया गया, लेकिन मैं शर्त लगा सकता हूं कि सोवियत के दुश्मनों को डराने के लिए इसको निकालना ही काफी रहा होगा। The 1K-17 Shweti। अगर साईफाई फिल्मों की तरह सोचो तो फ्यूचर की लड़ाई में हर डायरेक्शन में लेजर्स निकलते हुए दिखाई देंगे। और अब जब आज की मिलिट्रीज लेजर टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही हैं, तो एक सोवियत व्हीकल है जो पहले से ही फ्यूचर की लेजर लड़ाई के लिए बनाया गया है। ये है 1K-17 Shweti, जिसे सोवियत लेजर टैंक की तरह भी जाना जाता है। इसे 1970 के दशक में बनाया गया था। हालांकि इसे दुश्मन के अंदर छेद करने के लिए नहीं बनाया गया था। टैंक के चेसिस के ऊपर लाइन से 13 लेजर थी, जो कि सिंथेटिक रूबी, जिसका वजन लगभग 30 किलो था, उससे बना एक फोकस किया हुआ पावरफुल लाइट थी। जब लेजर को एक साथ चलाया जाता था तो सेडी दुश्मन के व्हीकल्स और मिसाइलों पर लगे ऑप्टिकल सेंसर्स को नष्ट कर सकता था, और यहाँ तक कि दुश्मन के सैनिकों को एक बार में अंधा भी बना सकता था। अब मैं इसे कहूंगा अल्टीमेट लेजर टैंक, लेकिन ये दूसरी दुनिया का हथियार कई अच्छी वजहों से कभी लड़ाई में गया ही नहीं। सबसे पहले रूबी, जो एक बड़े माइक्रोवेव ओवन से भारी होते हैं, उनको बनाना बहुत महंगा होता है, और दूसरा, अगर इसे पैदल सेना के साथ इस्तेमाल किया जाता तो वे जिनेवा कन्वेंशन के अंधा करने वाले लेजर हथियारों के नियम को तोड़ देता। जैसे लड़ाई काफी नहीं थी, जो इसका इस्तेमाल करके उन्हें बहुत सारे शक्तिशाली दुश्मन और मिल जाते। इसलिए ये अच्छी बात है कि जब 1991 में सोवियत संघ खत्म हुआ तो जोर शोर से बन रहे लेजर टैंक प्रोडक्शन के प्लान्स भी रुक गए। ठीक है, अब मैं एक फटाफट पोल करना चाहता हूँ। अगर आपके पास ओके की 65 फीट की गन या जिनेवा कन्वेंशन तोड़ने वाली स्वेटी के लेजर्स के बीच कोई एक चुनना हो, तो आप किसको चलाना पसंद करेंगे? खतरनाक ओका के लिए इस लाइक बटन को दबाएं और अंधा करने वाले स्वेटी के लिए उस सब्सक्राइब बटन को दबाएं। अगर दोनों को चुनना है तो फिर दोनों को दबा दो। अच्छा, तो कहाँ थे हम? द ज़ेवनो प्रोजेक्ट। 1930 के दशक में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के लगभग एक दशक बाद सोवियत रशिया ने महसूस किया कि आसमान फ्यूचर में लड़ाई का मैदान होगा। इसलिए तो उन्होंने एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट बनाने शुरू कर दिए। अगर सेकंड वर्ल्ड वॉर होने वाला हो तो एक बात बताऊं, वो हो भी गया। अब रूस लड़ाई को हवा में लड़ने के लिए तैयार था, लेकिन उनके बनाए गए व्हीकल्स में से एक मिलिट्री मशीन के बजाय उड़ने वाले सर्कस की तरह लग रही थी। ज़ेवनो प्रोजेक्ट, जिसे चेन लिंक प्रोजेक्ट भी कहा जाता है, जो बॉम्बर शामिल था, जिसे स्पेशली मॉडिफाई किया गया था। बम नहीं बल्कि छोटे फाइटर प्लेन्स ले जाने के लिए। ये फ्रंट लाइन पर फ्यूल बचाने का एक आउट ऑफ द बॉक्स प्लान था, क्योंकि बॉम्बर्स छोटे फाइटर प्लेन्स के कंपैरिजन में ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट या कहूं कि ज्यादा माइलेज देते थे। टेक ऑफ के बाद फाइटर प्लेन्स कुछ स्पेशल जुड़ने वाली टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उड़ते थे और इस बड़े प्लेन के साथ जुड़ जाते थे, और एक बार जब वे जुड़ जाते थे तो बॉम्बर उन्हें लड़ाई में उड़ा ले जाता था और रास्ते में उन्हें रिफ्यूल भी कर देता। इन हर एक कमाल की
मोटर शिप में 5 फाइटर प्लेन्स हो सकते थे और प्रत्येक फाइटर प्लेन 1000 पाउंड बॉम्ब से भरा हुआ था। इसलिए अगर आपने इनमें से किसी एक चीज को आसमान में देखा है तो आप जानते हैं कि आप पूरी तरह से मुसीबत में। भले ही इन क्रिएटिव कलाकारी का सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत में सक्सेसफुली यूज किया गया था, लेकिन ज़ेवनो प्रोजेक्ट को और नहीं चला गया। लड़ाई के वक्त टेक्नोलॉजी की वजह से ये प्लेन्स जल्दी ही गायब हो गए। उनकी जगह स्टेट ऑफ द आर्ट फाइटर जेट्स ने ले ली। ठीक है, डिजाइन ने मिलिट्री के साथ उड़ान नहीं भरी, लेकिन मैं सोच रहा हूँ क्या इस प्रोजेक्ट को सोवियत सर्कस में भी जगह मिली। एंटोनोव A40। सोवियत ने भले ही उस मजबूत उड़ने वाले सर्कस को छोड़ दिया हो, लेकिन वे एक क्रेजी एयरक्राफ्ट डिजाइन से बिल्कुल भी नहीं थके थे। मुझ पर यकीन नहीं होता तो बस अपनी आंखों को अनबिलीवेबल एंटोनोव A40 के लिए खुला रखिए। क्या ये चिड़िया है? क्या ये एक प्लेन है? नहीं, ये पंखों वाला टैंक है भाई। ये सरप्राइजिंग सोवियत प्रोटोटाइप लगभग 80 साल पहले ये समझने के लिए बनाया गया था कि क्या एक टैंक को सीधे लड़ाई के मैदान में उड़ाकर ले जाना पॉसिबल है। उस वक्त सोवियत परीक्षण कर रहे थे कि क्या बॉम्बर्स का यूज टैंक्स को लड़ाई की सिचुएशन में बिल्कुल बीच में गिराने के लिए किया जा सकता है। इनमें से कुछ टेस्ट में टैंक्स को पानी में गिराया गया, यह देखने के लिए कि उससे उनका कितना नुकसान हुआ। लेकिन 1942 में सोवियत ग्लाइडर डिजाइनर ओलेग एंटोनोव इस आइडिया को एक कदम और आगे लेकर गए। उन्होंने बायप्लेन पंखों और एक जुड़वा पूंछ से बना एक अलग किया जाने लायक झूला बनाया, जिसे एक हल्के टैंक के चेसिस पर जोड़ा जा सकता था। अब A40 को फिर एक बम्बर के पीछे ले जाया जा सकता था और दुश्मन के इलाके में ग्लाइडिंग करते हुए छोड़ा जा सकता था, जहां ये अपने पंख छोड़कर एक नॉर्मल टैंक की तरह लड़ सकता था। हालांकि A40 की पहली उड़ान के बीच टैंक के बहुत ज्यादा ड्रग की वजह से बॉम्बर को इसे जल्दी छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। ये एक प्लेन की बजाय एक लंगर ज्यादा था। भले ही टैंक उसका ड्राइवर गिरने से बचने में कामयाब रहे, लेकिन प्रोजेक्ट नहीं। वैसे तो ये गिरा एक कन्वेंशनल वेपन सिस्टम के फेवर में, लेकिन ये उस बेचारे टैंक ड्राइवर के लिए बहुत बड़ा रिलीफ रहा होगा, ये मुझे यकीन है। द मिल्मी-10। अब जब सोवियत मिलिट्री कुछ सीरियस हैवी लिफ्टिंग करना चाहती थी तो उन्होंने मिल्मी-10 हेलीकॉप्टर का आविष्कार किया। हेलीकॉप्टर और मकड़ी के प्यारे बच्चे की तरह दिखने के बावजूद इस हेलीकॉप्टर के लंबे पैर बिल्डिंग पर चढ़ने या बादलों के बीच जाले बुनने के लिए नहीं थे। इसे 1950 के दशक में एंड में बड़े बल्कि लोड को ढोने के लिए डिजाइन किया गया था, क्योंकि उस वक्त यूनियन के सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर मिल्मी-6 में कुछ चीजें फिट नहीं होती थी। मी-6 13 टन से थोड़ा ज्यादा उठा सकता है, जबकि मी-10 के हल्के डिजाइन और बाहरी प्लेटफॉर्म की वजह से ये 15 टन तक ऑड शेप के इक्विपमेंट्स लोड कर सकता है। उन लंबे बांस जैसे पैरों से ये लगभग 30 फीट ऊंचा बन जाता है। हेलीकॉप्टर चीजों को पकड़ सकता था, उन्हें अपने धड़ से जोड़ सकता था और बांधकर सारी चीजों के साथ उड़ सकता था। यह ट्रकों और बसों से लेकर पूरी बनी इमारतों को भी ले जा सकता था। यह देखने के लिए एक अजीब और स्ट्रेंज था कि मी-10 को दुनिया भर में डिमॉन्स्ट्रेशन और एयर शोज में अपने यूनिक फीचर्स को शो ऑफ करने के लिए दिखाया गया था। भले इस अजीब गरीब फ्लाइंग प्लेन डिजाइन का मास प्रोडक्शन शुरू नहीं हुआ, लेकिन 1960 में 55 मी-10 बनाए गए और कुछ अभी भी 2013 तक यूज हुए थे। मुझे लगता है कि अच्छे पैर कभी भी आउट ऑफ स्टाइल नहीं होते भाई। दी K-84 एक्टरेनबर्ग। 1950 से 1997 तक सोवियत यूनियन और बाद में रशिया ने कुल 245 न्यूक्लियर से चलने वाली सबमरीन बनाई थी। ये सभी देशों के टोटल के कंपैरिजन में भी ज्यादा थी, लेकिन सोवियत के सबमरीन के ऑब्सेशन ने हिस्ट्री में सबसे वर्स्ट न्यूक्लियर डिजास्टर्स की वजह बन सकती थी। 2011 में न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन K-84, जिसे एक्टरेनबर्ग के नाम से भी जाना जाता है, उसे सर्विस करते हुए ही रोक दिया गया था। 1982 में बनी लगभग 550 फीट लंबी सबमरीन जो 2 न्यूक्लियर रिएक्टर से चलती थी और 16 न्यूक्लियर मिसाइल तक ले जा सकती थी, लेकिन कुछ रूटीन वेल्डिंग करते हुए अगले घुमाव के चारों ओर लकड़ी के ढांचे के साथ एक खतरनाक आग लग गई। यह जल्दी से सबमरीन में ही फैल गई और पूरे दिल को रोक देने वाले दिन के लिए फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पाने के लिए स्ट्रगल किया। सबमरीन उस वक्त बस 4 न्यूक्लियर मिसाइल ले जा रहा था, लेकिन अगर यह फट गया होता तो यह 1986 में हुए इनफेमस चेर्नोबिल मेल्टडाउन के कंपैरिजन का एक न्यूक्लियर एक्सीडेंट होता। धमाके से पूरी एक एक करके बिल्डिंग ही उड़ गई थी। ये बहुत ही खतरनाक हो सकता था कि K-84 को धीरे धीरे रिपेयर किया गया था, जिससे सबमरीन का बहुत बड़ा सोनार एरे दिखने लगा। वो एक न्यूक्लियर डेथ ट्रैप हो सकता है। लेकिन क्या किसी और को भी लगता है कि ये डिज्नी फिल्म अटलांटिस के उस कूल शिप की तरह दिख रहा है? वैसे तो ये एक साई-फाई एडवेंचर की तरह लग रहा है, पर वो बड़ा बल्ब सच में सोनार एरे का एकॉस्टिक चेंबर है। इसका यूज सोनार इक्विपमेंट से निकलने वाली साउंड वेव्स को एनालाइज करके विजुअल डेटा में ट्रांसलेट करने के लिए किया जाता है, ताकि सबमरीन पानी के भीतर नेगेटिव कर सके। यह देखने में कूल है। ये चेंबर हाईली फ्लेमेबल लिक्विड से भरा हुआ था, जो इंसिडेंट में लगभग जल गया था। मुझे नहीं पता कि क्या पागलपन है यार। ये फैक्ट कि ये सबमरीन पार्शियली बॉम्ब से बने बॉम्ब है या सोवियत यूनियन के पास
एक बार उनमें से 245 थे। The M15 Belphegor, जिसे द अगलिएस्ट प्लेन इन द वर्ल्ड भी कहा जाता है। The M15 Belphegor सच में देखने में सबसे सुंदर एयरक्राफ्ट तो बिल्कुल भी नहीं है। पोलैंड के एक सोवियत सैटेलाइट स्टेट से आते हुए गवर्नमेंट ने ये क्रॉप डस्टर डिजाइन किया था पुराने फ्लाइबल N2 बाइप्लेन को बदलने के लिए, लेकिन M15 ऐसा नहीं था जिसे कोई भी अक्लमंद इंसान इम्प्रूवमेंट कहेगा। N2 की तरह बेल्फेगोर भी एक बाइप्लेन था, लेकिन इसका डिजाइन एक टर्बोफैन बेस्ड जेट इंजन के बजाय एक प्रोपेलर बेस्ड टर्बोप्रॉप इंजन से लिया गया था। ये शक्तिशाली इंजन उन विमानों के लिए बनाए गए जिन्हें हाई स्पीड तक पहुंचना था, इसलिए इसका एग्रीकल्चर एयरक्राफ्ट की तरह यूज करना सबसे ज्यादा अजीब था। इसके बावजूद ये अपने विंग्स को अलग करने वाले बड़े सपोर्टर डब्बों में 3 टन तक पेस्टिसाइड को ले जा सकता था, इसलिए सोवियत ब्लॉक को इस प्लेन से बड़ी उम्मीदें थीं। लेकिन सच में इसका डिजाइन एक डिजास्टर था। शुरुआत के लिए इसकी मैक्सिमम रेंज बस 215 समुद्री मील थी। N2 की आधी जेट इंजन को टर्बो प्रॉप के कंपैरिजन में ठीक करना भी ज्यादा मुश्किल था और इसे बनाने और ऑपरेट करने में बहुत ही ज्यादा कॉस्टली था। और ऊपर से इसके फंकी फ्यूजलेज डिजाइन ने बेल्फेगोर को बस क्रॉप डस्टिंग के लिए ही लिमिट कर दिया। दूसरे वर्ड्स में बोलूं तो ये प्लेन अजीब, हाई मेंटेनेंस और बस एक काम करने वाला महंगा टट्टू था, जबकि यूनियन ने उस जैसे हजारों बनाने का प्लान बनाया था। पोलिश पलने का प्रोडक्शन 1981 में रोक दिया गया। भगवान का शुक्र है भाई। द लंड क्लास एक्रोनोप्लेन कोल्ड वॉर या किसी भी एरा के टाइम से सबसे अनयूजुअल व्हीकल्स में द लंड क्लास एक्रोनोप्लेन एक व्हीकल होना चाहिए। 144 फीट के विंग्स के साथ 242 फीट लंबे ये बिजारे बीस्ट एक स्टैंडर्ड अमेरिकन फुटबॉल फील्ड में ही फिट हो सकता है। आप उन विंग्स और जेट इंजन से सोच सकते हो कि ये कोई सोवियत एयरक्राफ्ट है, लेकिन ये अमेजिंग मशीन एक्चुअली एक बोट प्लेन हाइब्रिड है। आसमान में ले जाने या समुद्र के पार जाने के बजाय एक्रोनोप्लेन विंग इन ग्राउंड इफेक्ट नाम की किसी चीज को एक्सप्लॉइट करता है। जैसे ये जमीन के पास उड़ता है, इसके स्पेशल शेप के विंग्स और इसके नीचे के सरफेस में हवा का प्रेशर बनता है। ये प्लेन के नीचे एयर का एक कुशन बनाता है, जिससे पूरा व्हीकल लेक या ओशन के सरफेस पर सिर्फ इंच भर फ्लोट करता है और 8 टर्बोजेट इंजन के सामने की ओर माउंट करके ये बेमो 340 मील प्रति घंटे की टेरिफाइंग टॉप स्पीड से ट्रेवल कर सकता है। इतना ही नहीं, बल्कि इसके शीर साइज का मतलब था कि ये 110 टन से ज्यादा वेट ले जा सकता है, इसलिए इसमें एक प्लेन की स्पीड के साथ एक शिप की कैपेसिटी भी थी। बस यही नहीं, क्या आप उन 6 ट्विन सिलेंडर्स जो इसके टॉप पर लाइन से हैं उनको देख सकते हैं? वे पार्टी पॉपर्स नहीं है, वे मिसाइल लॉन्चर्स हैं जो स्पीड और फायर पावर से ये मॉन्स्टर यूनियन के पानी में घुसपैठ करने वाले किसी भी इनकमिंग यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर को बाहर निकालने के लिए डिजाइन किया गया था। एक प्रोटोटाइप 1987 में मिलिट्री सर्विस में आया था, लेकिन जब 4 साल बाद सोवियत यूनियन टूट गया तो इस लो फ्लाइंग वाले हाइब्रिड को धूल चटाने के लिए छोड़ दिया गया। हालांकि रूस को कभी भी एक बड़े पुराने सी मॉन्स्टर के खिलाफ लड़ने की जरूरत होगी तो मुझे लगता है कि मुझे पता है वे किस मशीन को रिटायरमेंट से बुलवाएंगे। प्रोजेक्ट इकेप, जितना मैं इसे मानने से नफरत करता हूँ, टिन हैट ओढ़ने वाले कॉन्स्पिरेसी थीरीज उतनी ही सही हैं। यूएफओ होती हैं, लेकिन वे आउटर स्पेस से नहीं आते, वे सोवियत रशिया से आते हैं। इकेप को हेलो कहो। सोवियत प्लेन जो ऐसा लगता है कि ये मार्स पर बनाया गया था, 1978 में बनाया गया कॉन्सेप्ट है ये रशियन उड़न तश्तरी अपने या हमारे वक्त से किसी दूसरे प्लेन से मिलता जुलता नहीं है। अगर इसके बारे में सोचें तो इसका स्ट्राइकिंग डोम डिजाइन ऐसे एयरक्राफ्ट पर बेस था जिसमें कोई अलग दिखने वाला धड़ नहीं था, जैसे कुछ स्टील्थ बॉम्बर और रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट में होता है। इलेक्ट्रिकल शेप ने एक बड़े विंग की तरह काम करता है और इसके टर्बोजेट इंजन के साथ यह अजीब तश्तरी टेक ऑफ और लैंड करने के लिए एयर कुशन तकनीक पर भरोसा करती थी, बिल्कुल एक्रोनोप्लेन की तरह। इसका मतलब ये था कि ये जमीन के साथ साथ पानी से भी टेक ऑफ कर सकता है। ये सच में एक एलियन कॉन्सेप्ट था, लेकिन एक ऑल टेरेन एयरक्राफ्ट ऑब्वियसली सोवियत यूनियन मिलिट्री को अपील करता था, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये दिखता कैसा था। जैसे ही प्रोटोटाइप डेवलप किए गए, इंजीनियर्स ने अनुमान लगाया कि ये हाईली एरोडायनेमिक डिजाइन पर पैसेंजर किलोमीटर बस 14 ग्राम फ्यूल यूज करेगा। दूसरी तरफ उस वक्त के रेगुलर प्लेन्स में पर पैसेंजर किलोमीटर 45 ग्राम फ्यूल यूज होता था और इसकी कमर्शियल इम्प्लीकेशंस बहुत ज्यादा थीं। इसलिए L3 जैसे बड़े मॉडल को 400 पैसेंजर्स तक ले जाने के लिए डिजाइन किया गया था और जिसमें पैसेंजर अपनी कार्स के साथ जा सकते थे। लेकिन इसका भाग्य बाकी क्रेजी सोवियत व्हीकल्स की तरह यूनियन के साथ ही चला गया। एक ही प्रोग्राम रुक गया और दुख की बात यह है कि ये फिर कभी शुरू नहीं हुआ। लेकिन अगर ऐसा होता तो क्या आप सोच सकते हैं कि आज हमारे एयरपोर्ट्स कैसे दिखते? मैं किसी भी दिन इकोनॉमी सीट पर यूएफओ की ट्रिप करूंगा भाई।
दी बाटनी ब्रू VVA-14 इन एक्सपेरिमेंटल सोवियत व्हीकल्स में से बहुत सारे ऐसे दिखते हैं जैसे उन्हें सीधे साई-फाई फिल्मों से निकाला गया है, लेकिन दी बाटनी ब्रू VVA-14 ने शायद किसी को इंस्पायर किया हो। ये स्टार वॉर्स के फेमस मिलेनियम फैल्कन से काफी मिलता जुलता है, लेकिन इसे 1972 में बनाया गया था, स्टार वॉर्स के सिल्वर स्क्रीन पर आने के ऑलमोस्ट 5 साल पहले। ऐसा लगता है कि जॉर्ज लुकास के पास एक्सप्लेन करने के लिए बहुत कुछ है। VVA का वर्टिकल नो व्लेट्यूशिया एम्फीबिया या वर्टिकल टेक ऑफ एम्फीबियस एयरक्राफ्ट। अगर आप मेरी तरह रशियन लैंग्वेज में फ्लुएंट नहीं है तो जैसा कि इसके टाइटल से पता चलता है, ये पानी से टेक ऑफ कर सकता है और 33,000 फीट तक की ऊंचाई पर उड़ सकता है, लेकिन ये ओशन वेव्स पर भी कुछ ही फीट उड़ सकता था, जो पहले ही मेंशन किया गया था। विंग इन द ग्राउंड इफेक्ट का यूज करके ये ऐसा कर सका, जिसकी वजह ये 2 बड़े पॉड्स हैं जिन्हें आप इसके धड़ से जुड़े हुए देख सकते हैं। फ्रंट में लगे 2 इंजन्स ने धड़ और पॉड्स के बीच एक एयर कुशन बनाया, जो कि हवा को एग्जॉस्ट से नैरो चैनल्स में भेजकर बनता था, जिससे विमान वेव्स पर तैर सके। इसे यूएसए के पोलराइज सबमरीन मिसाइल को डिस्ट्रॉय करने के लिए इस सी स्ट्राइकिंग एबिलिटी की जरूरत थी, जिसने कोल्ड वॉर में सोवियत यूनियन को रात में जगाए रखा। शुरुआत में VVA-14 को वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग एबिलिटी के लिए 12 लिफ्ट इंजन्स के साथ डिजाइन किया गया था, लेकिन ये कभी इंस्टॉल नहीं किए गए और 1974 में इसके डिजाइनर के मरने के बाद ये प्रोजेक्ट एक दीवार से टकरा गया। बनाए गए 2 प्रोटोटाइप 1987 में रिटायर हो गए थे। हालांकि उनकी लेगेसी क्लियरली स्टार वॉर्स फ्रेंचाइजीज में बनी रही। ZVM-2901 ओल्टेरियन व्हीकल्स को ऑफ रोड में सबको जीतने के लिए डिजाइन किया गया है। ह्यूज व्हील्स या कैटरपिलर टेक्स के साथ वे किसी भी तरह के इलाके में फटाफट काम कर सकते हैं और ऐसा करने में इनक्रेडिबल कूल लगते हैं, लेकिन 1970 के दशक में आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के एफर्ट में सोवियत रशिया के इंजीनियर्स ने स्क्रू से चलने वाले ZVM-2901 को बनाया। उन्होंने UAZ-452 से कैब को 2 ह्यूज होलोज स्क्रू ड्राइव्स के साथ जोड़ा, जिसके ब्लेड टेरिन में खुदाई करते और व्हीकल को उसके ऊपर ले जाते। रिजल्ट एक ऐसा व्हीकल था जो घने दलदल मीलों कीचड़ में से हल की तरह चला सकता था और यहाँ तक कि पानी के ऊपर तैर भी सकता था। हालांकि वो पार्शियली अनस्टॉपेबल था। स्क्रू का यूज करने से व्हीकल की स्पीड कम हो जाती थी। 152 हॉर्स पावर इंजन के साथ ये बस 15 मील प्रति घंटे तक ही जा सकती थी और पानी में बस 6 मील प्रति घंटे तक ही क्रूजिंग कर सकती थी। ये केस्लर्स मार्श स्क्रू एम्फीबियन जैसे हिस्ट्री के सिमिलर स्क्रू प्रोपेल डिजाइन पर बेस्ड था, जिसे उन हंसाने वाली लो टॉप स्पीड की वजह से छोड़ दिया गया था, लेकिन इसने सोवियत रशिया को उस पर वार करने से नहीं रोका, जबकि एक्सपेरिमेंटल डिजाइन इनक्रेडिबली आई कैचिंग था। व्हीकल स्पीड और ट्रैक और टायर वाले व्हीकल की एप्लीकेशन यूजेस काफी बेहतर थे और इसलिए दुख की बात है कि ये स्क्रू डिजाइन पास्ट में छोड़ दिया गया था। दी कैलोनिन K7 आज 100 फीट वाले प्लेन्स बहुत ही आम हैं। आपको बस इतना करना है कि ऊपर देखें और आपको एक कमर्शियल लाइनर दिखाई देगा, जैसे कि बोइंग 747, जिसके पंख लगभग 200 फीट तक फैले हुए हैं। लेकिन 1930 के दशक में राइट ब्रदर्स ने यह साबित करने के ठीक 30 साल बाद कि आदमी उड़ सकता है, सोवियत रशिया ने कैलोनिन K7 नाम के मेगा मॉन्स्ट्रोसिटी को बाहर निकाला। इसमें 170 फीट से ज्यादा का विंग और ऑलमोस्ट 5000 स्क्वायर फीट का एक विंग एरिया था, जो कि B-52 बॉम्बर से बड़ा है। यह शुरू में 7 प्रोपेलर इंजन से चलने वाला था, जिसमें 6 विंग्स के साथ और इसके एक पीछे लगाया गया था। लेकिन जब इसे बनाया जा रहा था, ये अपने मैक्सिमम टेक ऑफ वेट को पार कर गया और 2 और इंजन्स को विंग्स के साथ जोड़ा जाना था। एक बार बनने के बाद लगभग 27 टन उड़ने वाला ये किला दुनिया का सबसे बड़ा विमान था, लेकिन इसकी कॉन्फ़िगरेशन की वजह से इसका यूज अलग मिशंस के लिए किया जा सकता था, जैसे कि ट्रूप ट्रांसपोर्ट या गनशिप या बॉम्बर की तरह। सो इसमें 120 लोगों को या लगभग 21 टन बम ले जाने की कैपेसिटी है। अनफॉर्चुनेटली ये कभी बैटल में नहीं गया। K7 फ्लाइट के प्रिंसिपल उस समय की टेक्निक के लिए एडवांस थे और अकेला प्रोटोटाइप डिजास्टर्सली क्रैश हो गया और टेस्टिंग में जल गया, जबकि सोवियत यूनियन को इस तरह के बॉम्ब आइडिया की टेस्टिंग करने के लिए पॉइंट मिलते हैं। ये उड़ने वाला किला एक डेफिनेटली फ्लाइंग फेलियर था। दी टस्वार टैंक अब ये अगली मशीन सोवियत नहीं हो सकती, लेकिन आप डेफिनेटली बता सकते हैं कि रशिया में बनाई गई थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बीच में रशियन इंजीनियर्स ने गन्स के साथ एक 3 स्टोरी घर की हाइट का एक टैंक बनाने का डिसाइड किया, जो पूरे जंगल को मिटा सकता था। बड़े सामने के पहिए 30 फीट डायमीटर के थे और इसकी मेन बॉडी एक पीछे के व्हील से जोड़ने के लिए लगभग 60 फीट पीछे तक स्ट्रेच थी। कैनन्स और मशीन गन्स से भरे 2 टावर ऊपर उठी हुई गाड़ी के ऊपर और नीचे लगे थे और केक पर चेरी की तरह एडिशनल मशीन गन्स टैंक को पैदल सेना से बचाने के लिए व्हील्स के हर एक तरफ लाइन से लगी थी। यह किंग ऑफ ऑल टैंक्स था और इसलिए उन्होंने इसे टस्वार टैंक या इंग्लिश में किंग टैंक नाम दिया। लेकिन इस मैड आइडिया ने इस
कोलोसल डिजाइन को इंस्पायर किया। उस वक्त रशियन ईस्टर्न फ्रंट ट्रेंच सिस्टम को तोड़ने का रास्ता ढूंढ रहे थे। ट्रेडिशनल ट्रैक्स वाले टैंकों के बजाय उन्होंने बड़े स्केल पर बड़े स्पोक्ड व्हील्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने का डिसाइड किया। लेकिन इस 60 टन स्टील बेहेमोथ का बैटलफील्ड में जाना तय नहीं था। शुगर है खराब इंजीनियरिंग का। वो पीछे के छोटे व्हील्स का टैंक के वजन का बहुत ज्यादा वेट झेलने में और नरम जमीन या खाई में फंसने का खतरा था। फिर अपने टेस्टिंग फेज में यह शर्म से खेत में फंस गया और उसे खोदकर नहीं निकाला जा सका। टिसार टैंक पूरे वॉर में वहां जंग खा रहा था, जब तक फाइनली 1923 में इसे स्क्रैप नहीं कर दिया गया। अब इसे कहते हैं एक बड़ी बर्बादी। द इवोल्यूशन ऑफ मैस ड्रग्स। पहले 1954 में मिन्स्क ऑटो ज़ेवॉड, छोटा करे तो MAZ, सोवियत रूल्ड मिन्स्क में बनाया गया था। इस फैक्ट्री ने सोवियत मार्केट में कुछ सबसे रिलायबल और डिजर्व ट्रैक्टर्स का प्रोडक्शन किया, जो अक्सर व्हीकल्स को ऑल टेरेन ट्रक्स में बदल देते थे, जो मैसिव लोड्स ले जा सकते थे, जैसे मैज 529। सीमेंट मिक्सचर से लेकर आइस रिंग तक ये यूनिक्सियल इंजन लगभग 34 टन तक का कुछ भी टो कर सकता था। इसने सोवियत मिलिट्री के अटेंशन को अपनी ओर खींचा, जिसने फैक्ट्री के पहले बाइक्सियल व्हीकल मैज 535 को शुरू किया। और ये 8x8 का 20 ट्रैक्टर खाद नहीं डालता, बल्कि हथियार पहुंचाता है। लगभग 30 फीट लंबा और 10 फीट चौड़ा, ये 8 टन तक वजन उठा सकता था, जिसका मतलब था कि ये टैंक से लेकर मैसिव मिसाइल्स तक कुछ भी ले जा सकता था। लेकिन ये मैस की फाइनल फॉर्म नहीं थी। 1960 के दशक में जैसे ही सोवियत यूनियन ने बड़ी बैलिस्टिक मिसाइल बनाना शुरू किया, उन्हें ले जाने के लिए मैस 543 बनाया गया। जैसा कि आप देख सकते हैं, सामने के केबिन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। वैसे ये बस लेफ्ट बॉक्स से चलता था। ट्रक के बीच में छोड़े गए हिस्से ने इसे हॉरिजॉन्टली सेंसिटिव लोड ले जाने की जगह दी, जिसका वजन 15 टन तक था। हालांकि वे यहीं पर नहीं रुके। जैसे जैसे रॉकेट्स का साइज बढ़ता गया, वैसे वैसे मैस भी, जिससे एस्टोनिशिंग 12x12 मैस 547 बना। ये 6 एक्सल ट्रक सरप्राइजिंग 62 टन का लोड ले जा सकता था और इसके 625 हॉर्स पावर के इंजन के साथ 24 मील प्रति घंटे की टॉप स्पीड से भी आगे बढ़ सकता था। लेकिन फिर किसी तरह रॉकेट और भी बड़े हो गए और ऐसा ही मैज ने किया। अगला सक्सेसर मैज 7904 100 फीट लंबा, 20 फीट चौड़ा था और 200 टन के टेरिफाइंग वेट वाली मिसाइल्स को ले जा सकता था। वाह, वे केबन इतने दूर हैं कि ये ट्रक आइस रिज के स्लॉट से मिलता जुलता है। लेकिन क्या वे वहीं पर रुके? बिल्कुल नहीं। दिमाग हिला देने वाले 24x24 व्हील्स 12 एक्सल मैज 7907 से मिलिए। इस मॉन्स्टर मशीन को टी-सिलेंडर 2 मिसाइल्स को ले जाने के लिए डिजाइन किया गया था, जिनका वजन 100 टन से ज्यादा था और ये सरप्राइजिंग 74 फीट लंबा था। ये लगभग 6 स्टोरी बिल्डिंग के साइज के बराबर है। अनफॉर्चुनेटली प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले सोवियत यूनियन खत्म हो गया और बस कुछ प्रोटोटाइप 7907 बनाए गए थे। ये मैड मिलिट्री मेज डिजाइन्स के लिए रोड एंड था। लेकिन ये कितना वाइल्ड और व्हीली था। आपके अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा सोवियत व्हीकल सबसे ज्यादा क्रेजी था, या आपने उनमें से किसी को म्यूजियम में अपनी आंखों से देखा है? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। और हाँ,